अब हम हमारे 5th चैप्टर के ऊपर में आते हैं, जो कि है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। और ये 1979 का एक लॉ है, और ये बेसिकली औरतों के ऊपर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, ये उनको स्पेसिफिकली ये करता है, एड्रेस करता है। अब बात यही है कि हमने अभी तक जितना भी ह्यूमन राइट्स पढ़ा है, उसमें हमने ये जाना है कि ह्यूमन राइट्स हर एक इंसान को मिलता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ से आता है, वो क्या है। बट जो मेन रीज़न, बट अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि अगर ह्यूमन राइट्स हर एक इंसान को मिलता है, तो फिर इसमें औरतों को ये अलग से देने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी। इंसान मतलब तो औरत और आदमी दोनों होता है। तो अगर यूडीएचआर पहले से बनाया हुआ था, जिसमें कि हर एक आदमी को ह्यूमन राइट्स देने की बात की गई, फिर उसके बाद ये आईसीसीपीआर बनाया गया, आईसीईएससीआर बनाया गया, तो फिर इसके बाद एक औरतों के लिए यहाँ पे अलग से लॉ बनाने की क्या ज़रूरत थी। और क्या औरतों को कोई खास अलग से क्या कोई राइट वगैरह मिलता है? सो द आंसर इज़ नो, ऐसा कुछ है नहीं। बट मतलब थ्योरेटिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखा गया था कि औरतों के अंदर में, मतलब औरतों के केस में अगर बात करें, तो उनके केस में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होता था, वो एज़ कंपेयर टू मेन बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, ह्यूमन के अंदर में मैन वुमन दोनों ही आता है, बट एक औरत का जितना ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था, उतना ज़्यादा एक आदमी का नहीं हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट बिकेम वेरी एसेंशियल कि हम औरतों को पर्टिकुलरली यहाँ पे एड्रेस करते हुए एक कन्वेंशन को यहाँ पे बनाएं। और ये जो कन्वेंशन है, इसे ही नाम दिया गया कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। मतलब औरतों के खिलाफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये उसी के लिए यहाँ पे बनाया गया था। अब जैसा कि मैंने पर्टिकुलरली कहा कि यूडीएचआर और उसके बाद ये जितने भी यहाँ पे आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर हुए, ये पहले से ही यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को डील करते थे। बट ये जो सीईडीएडब्ल्यू बनाया गया, ये मेनली औरतों के लिए बनाया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हम टोटली वो सारे लॉज को कॉपी पेस्ट कर देंगे, नहीं। औरतों का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, वो मेनली कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में होता है। जैसे राइट टू एजुकेशन बहुत औरतों को नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो अलग अलग तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ज़्यादा होता है। तो बेसिकली वो पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स वाले फील्ड्स जहाँ पे औरतों के साथ ज़्यादा कुछ गलत होता है, तो उन सारे फील्ड्स में ये लॉ को यहाँ पे लगाया गया था। दीज लॉज, मतलब ये जो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन है, ये पर्टिकुलरली कुछ ऐसे फील्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स उनके लिए यहाँ पे गवर्न करता है। ऐसा नहीं है कि सीएडीएडब्ल्यू में हमने पूरे तरीके से दोबारा से सारे ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे हमने ये करके दे दिया है। ठीक है, नहीं। औरतों को जहाँ पे ज़्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे के सारे स्पेशल प्रोटेक्शन हम उन्हें इन लॉज के थ्रू देते हैं। ठीक है। Now, women's rights are the fundamental human rights that were enshrined by the United Nations for every human being on the planet nearly 70 years ago. Now, these rights include the right to live from violence, slavery, and discrimination, to be educated, to own property, to vote, and to earn a fair and equal way. जैसा कि मैंने कहा कि live from violence, औरतों के खिलाफ वायलेंस होता है, स्लेवरी भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, एजुकेशन उनको नहीं दिया जाता, प्रॉपर्टी ओन करना और इनहेरिटेंस करना उनको नहीं अलाउड होता है, वोट करना भी यहाँ पे अलाउड नहीं था, और अर्न अ फेयर एंड इक्वल वेज ये अलाउड नहीं था। तो पर्टिकुलरली इन सभी, अगर मैं सिचुएशंस के बारे में बात करूँ, तो ये सारे वो की एरियाज थे जहाँ पे औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनका ह्यूमन राइट वायलेशन ज़्यादा होता था। सो द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन इज़ अ की इंटरनेशनल treaty addressing gender-based discrimination and providing specific provisions for human rights, for women's rights. The convention sets out an international bill rights for women and girls and defines what obligations states must make sure women can enjoy those rights. Over 180 states have ratified the convention. मतलब basically
ह्यूमन राइट्स तो सभी के लिए अवेलेबल हैं, बट कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स जो कि औरतों के केस में ये देखा जा रहा था कि वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, वो ताकि उन्हें अच्छे तरीके से मिल सके, इसीलिए ये इसको यहाँ पे बनाया गया था। और इसमें बेसिकली औरतों के ही ऊपर में यहाँ पे ध्यान दिया गया है, और 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन लॉज को यहाँ पे रैटिफाई किया है। नाउ अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी सच एज द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अब मैं बार बार ये वर्ड बोलना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसे सीडॉ कहूँगा, ठीक है, सीडॉ। गवर्नमेंट्स हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू protect women from violence, to promote the human rights of all women and to ensure their economic, legal, social and political empowerment। मतलब सभी औरतों को ह्यूमन राइट्स देना, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, और उनके ह्यूमन राइट्स को अगर वायलेट होता है तो उनके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक ये उठाना, प्रमोट उठाना, वो यहाँ पे बात किया गया है। दिस रिक्वायर्स एक्टिंग टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, रिफॉर्मिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज एंड इंश्योरिंग दैट सर्वाइवर्स ऑफ द वायलेंस हैव एक्सेस टू जस्टिस। खैर ये तो एक इंटरनेशनल स्फीयर में हो गया। अब हम अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि औरत के लिए यहाँ पे अलग राइट रहेगा और ये के लिए, मर्दों के लिए यहाँ पे अलग राइट रहेगा, नहीं। दीज राइट्स फॉर्म द फाउंडेशन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, फोस्टरिंग अ सोसाइटी वेयर दे कैन थ्राइव विदाउट फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स का जो ये है, मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट ही हमारे सभी, मतलब जो भी इंसान भारत में है उन सभी के लिए वो अवेलेबल है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये औरत को मिलेगा और ये पुरुष को मिलेगा, नहीं, वैसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। फर्दर मोर, जेंडर इक्वालिटी इज अ कोर प्रिंसिपल दैट अंडरपिन्स वुमेन्स राइट इन इंडिया। देयर इज स्टिल वर्क टू बी डन टू अचीव true gender parity in various aspects of life, including education, employment, and political representation. Upholding fundamental rights for Indian women and ensuring general equality is crucial for building a just and inclusive society. ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पे क्या यहाँ पे है, तो भाई हर एक औरत को ये राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। कोई भी औरत किसी भी मर्द से ऊपर या फिर नीचे नहीं है। दे आर इक्वल इन ऑल स्फीयर्स। राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी, ये एक बहुत बड़ा लॉ है, ये एक बहुत बड़ा राइट है जो कि हमारे भारत में औरतों को यहाँ पे दिया जाता है कि वो एक डिग्निटी एंड डिसेंसी, मतलब इज्जत के साथ वो अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। ये एक राइट है जो कि उनको दिया गया था। एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये एक बहुत ही, मतलब ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ में आज भी एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन सब के ऊपर में जो औरत हैं उनका हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देखा है पार्टिसिपेशन। तो ये हमारे कंट्री में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी औरत एडुकेट नहीं हो सकती, कोई भी औरत कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती है। ईच एंड एवरी woman who resides in our country has the full right कि वो एडुकेशन कर सकती है, अपना हेल्थ को ये कर सकती है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी वो यहाँ पे कर सकती है। फिर राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है क्योंकि औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस लगभग हर एक कंट्री में ही यहाँ पे होता है। बट भारत जैसे देश में डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। आईपीसी में भी बहुत सारे इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस थे, काफ़ी केस लॉस भी यहाँ पे हुए हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे ये करके चलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। फिर राइट्स एट द वर्क प्लेस, औरतें जहाँ पे काम करती है वहाँ पे भी उनके ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना, उनको जितना मिलना चाहिए पैसा उतना ही उनको मिलना। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट कि उनके साथ जो उस पर बेसिकली जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनके साथ कुछ गलत काम होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे बात बताई गई। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में फैक्ट्री के अंदर में कोई भी औरत कभी भी ये नहीं कर सकती है, मतलब बेसिकली कोई नाइट जॉब जो है, या फिर अगर बात करते हैं नाइट ड्यूटी का, तो वो कोई औरत एक फैक्ट्री में नहीं कर सकती इन इंडिया। ये सारे अलग अलग राइट्स हैं जो कि हमारे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। बेसिकली जो सारे राइट्स पुरुषों के लिए है वही सेम राइट्स औरतों के लिए भी है। एंड देयर इज़ नथिंग एज सच कि ये राइट इसको नहीं मिलेगा और ये राइट इसको मिलेगा।
ठीक है। नाउ डिस्कस द वेरियस राइट्स ऑफ वुमन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन, राइट और नोट ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, and critically analyze the protection of rights of women with reference to Indian judicial decisions and the Convention on Elimination of Discrimination Against Women। अच्छा, ये मतलब एक बहुत सारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है। तो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये तो हम जानते ही हैं कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 1979 में इसको बनाया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। इसे इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन के भी नाम से जाना जाता है। इसको 6 भागों में बांटा जा सकता है जिसमें कि 30 आर्टिकल्स हैं, और ये तो खैर इसको रेटिफाई 189 स्टेट्स ने किया हुआ है। इट कंप्राइजेस अ प्रियम्बल एंड 30 आर्टिकल्स। इट इस्टेब्लिशेज अ नेशनल एक्शन प्लान टू कम्बैट discrimination against women and defines what constitutes such discrimination. The convention establishes the foundation for achieving gender equality by ensuring women's equitable participation in political and public spheres, encompassing the right to vote, stand for election and access to opportunities in education, health and employment. State parties commit to implementing necessary measures including legislation and temporary special actions to facilitate women in enjoying all their human rights and fundamental freedoms. Its provisions are restated in Article 7 of the present document, whereby women are guaranteed the rights to vote, to hold public office and to exercise public functions. This include equal rights for women to represent their countries at the international level। मतलब बेसिकली औरत जो हैं, औरतों के साथ कुछ ऐसे स्फीयर्स थे जहाँ पे उनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या फिर ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता था, तो उन ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने के लिए ये यहाँ पे इसको बनाया गया था। अब ये सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, इसका मतलब क्या होता है, ये इसको सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करता है, और इसमें अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं जहाँ पे वो स्फीयर्स जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पॉलिटिकल स्फीयर्स हो गया, फिर अगर बात करते हैं वर्क एंड सैलरी टाइप का, तो ये सारे स्फीयर्स में यहाँ पे बेसिकली ये इसने उसके ऊपर में स्ट्रेस किया है। और जैसे हर एक लॉ होता है कि वो एक जितने भी अपने मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनको ये एडवाइस करता है कि वो इसके साथ मेजर्स ले ले और वो स्पेशल एक्शंस ले ले। वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो था CEDAW का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं, तो ये तो मैंने यहीं पे बता दिया कि कौन कौन से राइट्स इसके अंदर में बेसिकली हैं। तो सबसे पहला बात है वुमेन इक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ विद अ फोकस ऑन इक्वालिटी इन वोटिंग, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस कंसर्न विद द पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब बेसिकली एक कंट्री का जो पॉलिटिकल लाइफ है, एक कंट्री का जो पॉलिटिकल साइड है, वो साइड में औरतों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाता था। बहुत सारे कंट्रीज़ थे जहाँ पे औरतों को वोट करने का भी अधिकार नहीं था, तो वहाँ पे सबसे पहले इसने ये किया है, मतलब पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में, ताकि वुमन को इक्वालिटी मिल सके। जैसे एक पब्लिक लाइफ के तहत एक पुरुष वोट दे सकता है बट औरत नहीं दे सकती, तो इसके ऊपर में काम करना, इसके ऊपर में इक्वालिटी लाना, वोटिंग के रिगार्डिंग, फिर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के रिगार्डिंग, यानी कि कोई औरत अगर हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी को बनाना चाहती है या फिर उसे वो अगर चलाना चाहती है, तो ये सारी चीज़ों में भी औरतों का पार्टिसिपेशन हो। इसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी, जैसे NGOs वगैरह होते हैं, तो औरतें उसमें भी काम कर सकें। मतलब बेसिकली पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ के लिए जो सारे राइट्स ये मर्दों को मिलते थे, वही सारे राइट्स औरतों को भी मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये इसका सबसे पहला यहाँ पे हम लोग दिस इज़ द फर्स्ट प्रोविज़न। फिर है मैंडेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड एनकरेज को एजुकेशन। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस टू एथलेटिक्स स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स एज वेल एज रिक्वायर्स रिडक्शन इन फीमेल स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट रेट। मतलब एजुकेशन, स्पोर्ट्स,
इन सब के ऊपर में जो पहले औरतों के साथ होता था, जैसे औरतों को पहले यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जाता था और स्पोर्ट्स में भी उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि अभी हमने बहुत रिसेंटली देखा कि अफ़गानिस्तान में कैसे वहाँ पे औरतों का जो क्रिकेट टीम था उसको बैन कर दिया गया। तो बेसिकली एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में, ताकि जो औरतें हैं वो अपना ये कर सके, मतलब बेसिकली वो अपना योगदान दे सके, उस कारण से इसको भी यहाँ पे बनाया गया है। फिर राइट टू वर्क, अब औरतों को पहली बात तो काम करने का अधिकार था नहीं, और अगर उनको कोई भी आदमी वहाँ पे काम दे भी देता था तो उस सिचुएशन में ऐसा होता था कि उससे काम तो यहाँ पे करवा लिया, लेकिन काम के बदले में वहाँ पे पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, काम के बीच में ब्रेक नहीं दे रहे हैं, छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो ये अलग अलग सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बात बताई गई थी। तो जो वर्किंग कंडीशन है औरतों का, वर्किंग कंडीशन को ताकि अच्छा बनाया जा सके, उसके लिए भी यहाँ पे ये CDW है वो उसका भी काम यहाँ पे करता है कि औरतों को पहली बात तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जितना मतलब जो काम औरत कर सकती है और मर्द भी कर सकते हैं वो काम औरतों को भी मिले। जस्ट बिकॉज वो औरत है इनकी वजह से उनसे वो काम छीना नहीं जाना चाहिए। अगर वो काम करते हैं तो एक जिस एनवायरनमेंट में पुरुष काम करते हैं उसी एनवायरनमेंट में वो भी काम करें। फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, पेड लीव, मैटरनल लीव, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सभी उनके लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। जो चीज़ पुरुषों के लिए है वही चीज़ औरत के लिए भी होना चाहिए। ठीक है। फिर आर्टिकल 13 ग्रांट्स इक्वालिटी टू वुमन इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। अब एक इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में भी औरतों को एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिस्क्रिमिनेटिव तरीके से देखा जाता था, और औरत के कपड़े पहनने को लेकर के। फिर अगर बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें भी ताकि ना हो इसके लिए भी वहाँ पे ध्यान देने की बात इसमें की गई है। ठीक है। फिर अब provides protection for rural women and their special problems, ensuring the right of women to participate in। अब मेन तो इसका ऊपर में ही यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब होता क्या है, अब जो औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एरिया वाइज भी ज़्यादा होता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं गांव, जो गांव का जो इलाका होता है वहाँ पे औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वो एज़ कम्पेयर टू द मतलब अगर हम शहरी इलाके के तरीके से बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारे गांव में औरत जो है, मतलब अगर कोई औरत कहीं पे शादी करके आती है तो वो मतलब घर का जो आंगन है वो उसको वहाँ पे मतलब दे कैन नॉट क्रॉस दैट। ठीक है। मतलब अगर कोई नई नवेली दुल्हन आई है कहीं पे शादी करके तो वो अपने घर का जो ये है बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब घर का जो आंगन होता है वो आंगन का इलाका वो छोड़ के नहीं जा सकती है। आज भी बहुत ये रूल है। हाँ, अब ये रूल कोई मतलब इसका हम अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो वो भी जस्टिफाइड है। वाई? बिकॉज हमेशा से ये नहीं था कि औरतों को घर में ही हमेशा मतलब औरतों को आंगन में ही रहना पड़ता था, औरतें जाती थी। बट जब हमारे देश में मुग़ल और ये सारे जितने भी लोग आए तो इन लोगों ने जब औरतों के साथ मतलब क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा औरतों के साथ गलत काम करते थे तो वो ताकि ना हो इसी वजह से हमारे समाज में ये रूल बना दिया गया। मतलब हमारे गांव वाले इलाके में ये रूल है कि औरत अगर कोई नई नवेली औरत वहाँ पे शादी करके आती है तो उसको घर में ही रहना पड़ेगा, वो घर के बाहर नहीं जा सकती है। ये वहाँ का रूल है। ठीक है। अब ये रूल आजकल के टाइम पे बिल्कुल भी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये रूल वहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ताकि वो वहाँ पे ना हो। ठीक है। मतलब रूरल इलाके में अगर हम देखें तो औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है एंड ये शहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारे गाँव में जो औरत लोग हैं वो लोग अगर वोट करने के लिए जाना भी चाहती हैं तो उनके पति उनको रोक लेते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो तो मैंने घर से ना निकलने वाली बात तो वहाँ पे बोली ही थी। फिर इसके बाद और भी बात है कि अगर हमारे गांव में कोई औरत किसी मतलब अब जैसे बहुत आजकल तो बहुत सारी औरतें भी पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारी नहीं लगभग में सब औरत आजकल में पढ़ी लिखी हैं। बट औरत अगर कहीं पे कोई शादी करके गांव में जाती है एंड इफ़ शी वांट्स की थोड़े बहुत पैसे को इकट्ठे कर लेने के लिए वो अगर कोई कोचिंग वगैरह वहाँ पे करना चाहती है तो अभी भी लोग उन्हें वो काम नहीं करने देते हैं। तो ये जो रूरल इलाका, जो गांव वाला इलाका होता है वहाँ पे औरतों का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वो स्टेट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो
वहाँ पे स्पेशल फोकस देने के लिए जो है वो कंट्रीज़ को बोला गया था। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली रिलेशंस। अब जैसे हमारे देश में बहुत है कि मतलब पहले तो ये था ही कि जो एक बेटी अपने बाप का जो प्रॉपर्टी है वो उसको इनहेरिट नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इसका भी अपना एक रूल था। इसका रूल तो यही था कि जो बाप होता है वो शादी के ही टाइम पे अपनी बेटी को सब कुछ दे देता है। दहेज जो हम लोग उसे हम दहेज एंड इतना ख़राब चीज़ बोलते हैं, वो बेसिकली वो एक गिफ्ट सिस्टम था कि बेसिकली ये तो हर जगह पे है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो विदेश हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी रिलीजियन हो, चाहे वो कोई भी रीजन हो, वहाँ पे हमेशा यही होता है कि एक औरत शादी करने के बाद अपने पति के साथ ही उसके घर में रहती है और वो बहुत कम वो अपने इस पे जाती है, मतलब अपने मायके जाती है। तो ये चीज़ हमारे भी भारत में था। तो बेसिकली होता क्या था कि जब किसी औरत की शादी कर दी जाती थी तो उसका, अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो उसका जो अपना जो मायके वाला है उसके साथ उसका कांटेक्ट लगभग में छूट ही जाता था। तो बेसिकली इतने साल जो वो वहाँ पे रही एंड वो जो अपने बाप की बेटी है तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ है इसको आजकल में हम दहेज एंड डाउरी वगैरह बोलते हैं, बट ओरिजिनली ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे एक बाप अगर उसकी बेटी है तो वो उस बेटी को मतलब दहेज नहीं बोल सकते हैं, बट वो एज अ गिफ्ट अपने बेटी को ये सारी चीज़ें देता था ताकि वो ससुराल में अपना जीवन जी सके। और उससे भी बड़ी बात अगर हम बोलते हैं तो ये जो मतलब क्या बोलते हैं, बेसिकली जो औरत हमारे मतलब जो अब बेटी मेरे साथ नहीं रहेगी तो उसको भी मेरे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना चाहिए एंड वो हिस्सा उसे दहेज के ही फॉर्म में दे दिया जाता था। बट विथ टाइम इसको मतलब यहाँ पे भी जो दहेज जिनको मतलब जिसके घर में वो जाती थी उनका भी लालच बढ़ा, उससे भी ज़्यादा प्रोपेगेंडास के तहत इसको एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही ख़राब चीज़ बना दिया गया। बट फिर भी अब ख़राब चीज़ तो उसे बना ही दिया गया है, बट आज भी बहुत जगहों पे ये सारी चीज़ें फैमिली के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वो होती है। और अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस का, तो इनहेरिटेंस भी औरतों को इसीलिए अलाउड नहीं था क्योंकि इनहेरिटेंस में उसको जितना मिलना चाहिए वो उसको शादी के टाइम पे ही दे दिया जाता था। बट जैसे जैसे वहाँ पे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे चेंज होती है। तो इसी वजह से आज की अगर मैं बात करता हूँ तो आज के टाइम पे यस औरतों को भी इनहेरिटेंस मिलना चाहिए एंड उनको मिलता है। बट अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बोलते हैं तो जैसे मेरे आसपास में भी बहुत ये थे, मतलब बहुत ऐसे घर थे जहाँ पे एक जो बाप है वो अपने बेटे और अपने बेटी दोनों को ही अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहता था, बट बेटी ने नहीं लिया और बहुत केसेस में बेटी को नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ताकि ना हो इसके लिए भी ये लॉज को यहाँ पे बनाया गया था। एंड लास्ट में कोई भी तरीके का वायलेंस अगर औरतों के साथ यहाँ पे होता है तो वो हम उसे आसानी से देख सके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल जुडिशियल अनाउंसमेंट का जो यहाँ पे बात हुआ है ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले हमारे इंडियन जो मतलब बेसिकली जो हमारा इंडिया में कैसे लोगों औरतों का जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या बातें की गई वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो इंडिया ने जो है CAW को 1993 में रेटिफाई किया। रेटिफाई करने का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि उस लॉ को अपने कंट्री के लॉ के साथ जोड़ना या फिर उस लॉ को अपने कंट्री में अप्लाई करवाना। Now the country on the other hand has issued 2 declarations on the convention. To begin with, the government said in Article 5A of the convention that it shall abide by and ensure these provisions under its policy of non-interference in the personal affairs of any community without their initiatives and consent। हाँ, अब थोड़ी बहुत तो उसमें डिक्लेरेशंस होते ही हैं। कोई भी इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल स्फीयर को ध्यान में रख करके बनाया जाता है और वही लॉ हर एक
कंट्री में इंडिविजुअल लेवल पे ही अगर वो काम कर जाए तो वो भी यहाँ पे ठीक नहीं है। तो इसी वजह से इंडिया ने ये कहा कि ये जो आर्टिकल 5A ऑफ द कन्वेंशन था, यहाँ पे बेसिकली हम आर्टिकल 5A ऑफ द कन्वेंशन को ज़रूर मानेंगे एंड औरतों का जो ये है लॉ है उसको हम ज़रूर इसमें ये करके रखेंगे। बट अगर कोई रिलीजियस लॉ है, मतलब अगर कोई रिलीजियन के हिसाब से अगर कुछ होता है तो उसमें हम नहीं जा सकते। जैसे हिंदू में जो ये था, मतलब औरत को इनहेरिटेंस का जो राइट नहीं था, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिलीजियन में अपना उनका रीज़न होता है, अपने मतलब दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, तो उन रूल्स को हम नहीं ब्रेक कर सकते हैं, ये पहले ही यहाँ पे बता दिया गया। मतलब बेसिकली ये CADAW को हमने रैटिफाई किया बट विद सम एक्सेप्शंस। सेकेंडली आर्टिकल 16 स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया अनाउंसेस दैट व्हाइल इट कंप्लीटली सपोर्ट्स द नोशन ऑफ कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन इन प्रिंसिपल, इट इज इम्प्रैक्टिकल इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया विद इट्स डाइवर्स कल्चर, रिलीजन and literacy levels. As a result, the government is involved in a variety of methods. Even with the various provisions for women's and girls protection, it has not fully been implemented. मतलब बेसिकली वहाँ पे जो ये बात बताया गया था कि कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन की जो बात थी वो हमारे देश में अभी तक नहीं लागू हुई है। हमारे देश में शादी एकदम से, मतलब मैंने किसी से शादी की है तो उसे कंपलसरीली रजिस्टर करवाना वो हमारे देश में अलाउड नहीं है। वाई? बिकॉज हमारा देश कोई रोबोटिक देश नहीं है, हमारा देश कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे लोगों के अंदर में भावनाएं नहीं होती है। हम लोग कोई रोबोट और कोई मशीन जैसे काम नहीं करते। हमारे देश में आज भी अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे देश में हिंदू पॉपुलेशन का तो मैं आराम से बता सकता हूँ, बट क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन में जो डाइवोर्स है दैट इज़ द लोएस्ट, मतलब सभी जितने भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं सबसे लोएस्ट अगर डाइवोर्स रेट है तो वो हिंदुओं में है। तो इसी वजह से मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमारे देश जहाँ पे पूरे अगर मैं दुनिया की बात करूँ तो लोएस्ट डाइवोर्स रेट्स हैं, ऐसे देश में मतलब ये बता देना कि अब भाई तुम रजिस्टर करवा लो अपने शादी को क्योंकि हमको तुम पे भरोसा नहीं है, तो ये सही नहीं होता। तो बेसिकली बात यही है कि 1993 में इंडिया ने CEDAW को जो है उसने ये कर लिया, इट अडॉप्टेड दैट, बट कुछ ऐसे उसमें ये दिए गए, जैसे हम किसी कम्युनिटी का जो पर्सनल लॉज है उसको हम वहाँ पे नहीं ये कर सकते हैं, एंड एट द लास्ट हमने कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसको भी इंडिया ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। नाउ इंडिया बीइंग अ कल्चरली रिच एंड डाइवर्स कंट्री हैज़ अ कम्प्लेक्स हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। फॉर सेंचुरीज इंडियन वुमेन हैव बीन सब्जेक्ट टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज एंड वायलेंस, मेकिंग देम वल्नरेबल टू बोथ फिजिकल एंड इमोशनल trauma. However, with the passing of several laws aimed at protecting women's rights, the situation has improved significantly in recent years. ये तो खैर बात है ही कि हमारे देश में नो डाउट फॉर द पास्ट, अगर हम 3-4 सेंचुरीज की बात करते हैं तो 3-4 सेंचुरीज में अच्छा खासा जो वुमेन राइट्स वायलेशन था वो ज़रूर हुआ था, नहीं तो इतने सारे लॉज हमारे देश में पास करने की ज़रूरत नहीं होती। Now, Indian society has traditionally been patriarchal, where men hold more power and authority than women. ये इंडिया की क्यों बात करें, सभी जगह तो यही है। दिस पावर इम्बैलेंस हैज़ लेड टू वुमेन बीइंग मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ द राइट्स, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू अब्यूज एंड वायलेंस। हाउएवर, ओवर द years there have been a growing awareness of the need to protect women's rights and ensure their safety, leading to the enactment of various laws aimed at this purpose. ये वाला पहला लाइन यहाँ पे काट दो। इंडियन सोसाइटी ये पेट्रियार्कल नहीं है, सारे ही सोसाइटीज ऐसे पेट्रियार्कल हैं, हमें यहाँ पे खास उंगली उठा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जरूर है कि औरतों को भारत में बहुत लंबे समय तक के लिए फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज दे हैव बीन सब्जेक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ वायलेशंस एंड ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंसेस। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ज़रूर औरतों को जो है यहाँ पे मिलना चाहिए, और वहाँ पे हुआ भी है। अलग अलग लॉ जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बनाया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बनाया गया। इतने सारे जो एक्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे बनाए गए जो कि स्पेसिफिकली औरतों को अपना टारगेट बना करके यहाँ पे
यहाँ पे चल रहे हैं। तो इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ऑल्दो वी हैड सीन वाइड स्प्रेड वायलेशंस ऑफ वुमेन राइट्स, बट स्टिल अगर हम बात करें तो हमारे देश ने जितना, मतलब मैं कहूँगा हमारा देश जितना औरतों को सपोर्ट करने के लिए आगे आया है, शायद बाकी के देश इतना आगे नहीं आए हैं कभी भी। आज अगर हम बात करते हैं तो मतलब आईपीएल जो है वो भी औरतों ने जीता, औरतों ने जो है अब वो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिकेट खेल रही हैं, अभी उन लोगों का मैच वैच सब कुछ चल रहा है। फिर अलग अलग स्पोर्ट्स में औरतें ही ज़्यादा मेडल लेकर के इंडिया में यहाँ पे आ रही है। अभी हमारे देश की जो ये है, जो प्रेसिडेंट है वो भी एक औरत है। तो हमारा कंट्री जितना वुमेन को आगे लाने में आया है, शायद ही कोई कंट्री उतना आया होगा। तो खैर ये सब तो हमारा मतलब लीगल तरीके से था। अब अगर हम यहाँ पे कुछ केस लॉज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा नंबर ऑफ केस लॉज दे करके रखा हुआ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यू डोंट नीड टू रिमेंबर इतने सारे केस लॉज, यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 केस लॉज याद रख लेना। ये जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, ये तो हम यहाँ पे सभी जानते हैं कि भनवाड़ी देवी का जो है बेसिकली एक औरत थी राजस्थान में जिनका ये गैंग रेप हुआ था। तो उस गैंग रेप के बाद ही बेसिकली जो इंडिया में रेप लॉज हैं उनके मतलब उसमें कुछ चेंजेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे करने को बोला था। सो भनवाड़ी देवी, अ सोशल वर्कर फ्रॉम राजस्थान, was brutally gang raped by 5 men for preventing a child marriage. Determined to seek justice, she decided to go to court. In a shocking decision, the trial court acquitted all the 5 accused. Vishaka, a group for women's education and research, took up the cause of Bhanwari Devi. It joined forces with 4 other women's organizations and filed a petition before the Supreme Court of India on the issue of sexual harassment at the workplace. On August 13, 1997, the Supreme Court commissioned the Vishaka guidelines that defined sexual harassment and put the onus on the employers to provide a safe working environment for women. मतलब ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जिसमें भनवाड़ी देवी का जो मेन मैटर था वो इन्वॉल्व था, ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस इसमें दिया गया, ये इतने ज़्यादा यहाँ पे मतलब दिस वॉज सो मच ऑफ इसको हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंशियल कि आज भी हमारे देश में ये विशाखा गाइडलाइंस नाम का एक बहुत बड़ा मतलब वी कैन से दैट इज़ अ लीगल इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक पहला चीज़ है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का जो बात है वो इसमें कहा गया है। मतलब इन द क्या बोलते हैं जुडिशियरी ने वुमेन एम्पावरमेंट को इन तरीक़ों से यहाँ पे ये किया है। एक सेकेंड, इसके बाद जो हमारा अगला केस है वो है मेरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वुमेन फ्रॉम द सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी इन केरला वर प्रिवेंटेड फ्रॉम इनहेरिटिंग property due to patriarchal traditions. This decree was challenged by Mary Roy, a women's rights activist and educator. After the demise of her father, she filed a case against her elder brother when she was denied equal share of the family's inheritance. Though the plea was rejected by the lower court, the Kerala High Court overruled the previous judgment. In 1986, the Supreme Court delivered a landmark judgment that granted Syrian Christian women the right to seek an equal share in their father's property. मतलब ये जो मेरी रॉय थी, इसको इसका भाई इसके पिता के मरने के बाद है वो इनहेरिटेंस के तहत प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था, इसने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पहला जो मैटर है वो केरला हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीरियन मतलब ये जो बेसिकली जो कम्युनिटी है इसके तहत यहाँ पे काम हुआ। ठीक है, अब याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ सीरियन क्रिश्चियन वही यहाँ पे बोला गया है, हिंदूज का जो इनहेरिटेंस राइट था वो बहुत बाद में बताया गया। ठीक है, फिर लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो Lata Singh was an adult when she left her family home to be joined in matrimony with a man from a lower caste. Her brothers, who were unhappy with the alliance, filed a missing report and alleged Lata had been abducted. This resulted in the arrest of 3 people from the husband's family. In order to get the charges dropped, Lata Singh filed a petition which resulted in the landmark judgment by the Supreme Court that allowed an adult woman the right to marry or live with anyone of her choice. The court further ordered that the police initiate criminal action against people who commit violence against those who decide on inter-religious और inter-caste marriages. मतलब बेसिकली ये लता सिंह जो थी वो किसी छोटे जाति के आदमी के साथ भाग गई थी। तो फिर उसके बाद जब बेसिकली जब इसके खिलाफ यहाँ पे मतलब लीगल यहाँ पे कुछ किया गया तो पुलिस ने उसके हस्बैंड के जो परिवार के लोग थे उनको यहाँ पे पकड़ा, ये कहते हुए कि तुमने इसकी वाइफ को यहाँ पे ये किया किडनैप किया है। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, जो
औरत है उसके पास ये पूरा फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से अपने पति को चूज़ कर सकती है। अब इसके बाद जो बाकी के जो यहाँ पे केस लॉज हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और बात मैं कह देता हूँ, वहाँ पे ये जो बात है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उस मंदिर, सबरीमला टेम्पल का जो केस लॉ है उसको मत लिखना, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी डिबेटेड टॉपिक एंड सबरीमला जैसे मंदिर में औरतों का प्रवेश किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न सबरीमला जो केस लॉ हुआ था उसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत लिखना, बिकॉज दैट इज़ नॉट एट ऑल समथिंग जो कि देना चाहिए। हर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सही हो ये ज़रूरी नहीं है, एंड सबरीमला जैसे मंदिर में वो तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद है राइट क्रिटिकल नोट ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन 1979। अब ये तो भाई मैंने यहाँ पे पहले से ही जो है यहाँ पे समझा दिया है, ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो बेसिक्स तो मैंने यहाँ पे पहले ही जो है यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। चलो इसको एक बार देख ही लेते हैं कितना है। On 18 December 1979, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women was adopted by the UN General Assembly. It entered into force as an international treaty on 3rd of September 1981 after the 20th country ratified it, but by the 10th anniversary of the convention in 1989, almost 100 nations have agreed to be bound by its provisions. एक सेकेंड, मैं यहाँ पे सिर्फ एक रीड करता हूँ, बाद में मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे समझा दूंगा, क्योंकि बेसिक्स तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि औरतों का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वो एज़ कम्पेयर टू मैन काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न औरतों को जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा मिलना चाहिए, एंड इसी वजह से इसको यहाँ पे ये जो है ये बनाया गया था। सो द कन्वेंशन वॉज द culmination of more than 30 years of work by the UN Commission on the Status of Women, a body established in 1946 to monitor the situation of women and to promote women's rights. The Commission work has been instrumental in bringing to light all the areas in which women are denied equality with men. These efforts for the advancement of women have resulted in several declarations and conventions, of which the Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women is the central and most comprehensive document. मतलब बेसिकली अगर हम यूएन के फाउंडेशन के टाइम से ही देखें तो 1946 में जब यूएन को जो है वो वहाँ पे खोजने की, मतलब खोज क्या रहा हूँ, यूएन को जब इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी तो उसी टाइम पे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इसको बना दिया गया था, और इस कमीशन को इस मतलब ये काम दिया गया था कि आप पूरे वर्ल्ड में जो वुमेन्स का जो राइट वायलेशन होता है आप उसको यहाँ पे देखिए, और उसके तहत कोई जो भी एफर्ट्स यहाँ पे लेना चाहिए वो सारे एफर्ट्स को आप यहाँ पे लीजिए। अब ये वहाँ पे वैसे ही काम करता गया, एंड लास्ट में जा कर के जब 30 इयर्स तक यहाँ पे इसके ऊपर में डिस्कशन और रिसर्च वगैरह हुआ, तब जा कर के लास्ट में ये कन्वेंशन यहाँ पे बना। Among the international human rights treaties, the convention takes an important place in bringing the female half of the humanity into the focus of human rights concerns. जैसे कि मैंने कहा कि औरतों का जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसको स्पेसिफिकली एड्रेस किया जाना यहाँ पे जरूरी था। The spirit of the convention is rooted in the goals of the United Nations to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women. The present document spells out the meaning of equality and how it can be achieved. In so doing, the convention establishes not only an international bill of rights for women but also an agenda for action by countries to guarantee the enjoyment of those rights. अब ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया गया है कि जो जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर में यूएन चलता है उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर में इसको भी यहाँ पे बनाया गया था। Now in its preamble, the convention explicitly acknowledges that extensive discrimination against women continues to exist and emphasizes that such discrimination violates the principles of equality of rights and respect for human dignity. As defined in Article 1, discrimination is understood as distinction, exclusion or restriction
discrimination made on the basis of sex in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. The convention gives positive affirmation to the principle of equality by requiring states parties to take all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men. मतलब बेसिकली औरतों को जो है यहाँ पे ये देना, मतलब एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 द डिस्क्रिमिनेशन इज अंडरस्टूड एज एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूशन और रेस्ट्रिक्शन. मतलब ये जो CEDAW है ये सबसे पहले यहाँ पे इस बात को डिफाइन करता है कि डिस्क्रिमिनेशन है क्या, ये सबसे पहले यहाँ पे उसको डिफाइन करता है. एंड आफ्टर डिफाइनिंग व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे स्टेट्स को ये एक ऑर्डर देता है कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लॉज बनाइए एंड उनको इम्प्लीमेंट कीजिए. नाउ दिस एजेंडा फॉर इक्वालिटी इज स्पेसिफाइड इन 14 सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स. अब 14 ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे ये बात एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, मतलब कौन कौन से राइट्स वुमन को मिलना चाहिए. In its approach, the convention covers 3 dimensions of the situation of women. Civil rights and the legal status of women are dealt with in great detail. In addition, and unlike other human rights treaties, the convention is also concerned with the dimensions of human reproduction as well as with the impact of cultural factors on gender relations. अब ये इसका यहाँ पे सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे कही गई है. ठीक है, फिर अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो the legal status of woman receives the broadest attention. Concern over the basic rights of political participation has not diminished since the adoption on the Convention of the Political Rights of Women in 1952. Its provisions therefore are restated in Article 7 of the present document, whereby women are guaranteed the right to vote, to hold public office and to exercise public functions. This includes equal rights for women to represent their countries at the international level. The Convention on the Nationality of Married Women, adopted in 1957, is integrated in Article 9, providing for the statehood of women irrespective of their marital status. The convention thereby draws attention to the fact that often women's legal status has been linked to marriage, making them dependent on their husband's nationality rather than individuals in their own right. Article 10, 11 and 13 respectively affirms women's rights to non-discrimination in education, employment and economic and social activities. These demands are given special emphasis with regard to the situation of rural women whose particular struggles and vital economic contributions, as noted in Article 14, warrant more attention in policy planning. Article 15 asserts the full equality of women in civil and business matters, demanding that all instruments directed at restricting women's legal capacity shall be deemed null and void. Finally, in Article 16, the convention returns to the issue of marriage and family relations, asserting the equal rights and obligations of women and men with regard to the choice of spouse, parenthood, personal rights and command over प्रॉपर्टी. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो इसमें है क्या क्या वो इस पैराग्राफ में यहाँ पे बताया गया है. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में दिया गया है कि औरतें भी पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकती है, वो भी पॉलिटिकल स्फीयर में आ सकती है, राजनीति में उतर सकती है. ये बात भी यहाँ पे बेसिकली बताया गया था. फिर अगर बात करते हैं तो जो नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमन, अब बेसिकली होता क्या है कि हम लोग के मतलब ये हम लोग का ही देश नहीं, हर एक देश में ये मानना है कि अगर एक हिंदू औरत एक मुसलमान से शादी करती है तो वो मुसलमान बन जाती है. फिर उसी तरीके से अगर एक मुसलमान औरत एक हिंदू से शादी करती है तो वो हिंदू बन जाती है. अगर एक इंडियन औरत एक अफ्रीकन आदमी से शादी करती है तो वो अफ्रीकन बन जाती है. तो ये जो बेसिकली एक आदमी का मतलब एक औरत का जो रिलीजियन है और उसका जो रीजियन है मतलब नेशनैलिटी, ये दोनों के दोनों इस बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन मतलब अच्छे से इसको यहाँ पे बता दिया गया है कि किसी भी औरत का अगर हमें नेशनैलिटी निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं ताकि औरत के नेशनैलिटी के ऊपर में कोई भी यहाँ पे डाउट ना रह सके. ठीक है, ओके. इसके बाद जो मेन चीज़ था वो तो हम जानते हैं कि एडुकेशन वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, फिर अगर बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर में ये बात यहाँ पे करता ही है. ठीक है, Okay. Now, aside from the civil rights, the convention also devotes major attention to a most vital concern of women, namely their reproductive
रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब ये एक बात है जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। देखो, औरत जो होता है, औरत और मर्द दोनों के बीच में डिफरेंस तो है। एक औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है एंड एक आदमी वो नहीं कर सकता, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई रीज़न नहीं आता है। तो इसी वजह से औरत जो है वो कहीं ना कहीं एट द स्लाइटेस्ट थिंग दे आर सम, मतलब एक तरीके से इन्फीरियॉरिटी तो वहाँ पे ज़रूर है एंड ये बात मानना पड़ेगा। इसमें कोई ये बात नहीं है कि मैं नहीं मानूंगी, बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट होके भी इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ इन्फीरियॉरिटी एंड ये बात पूरे तरीके से यहाँ पे सच है। एंड वो इन्फीरियॉरिटी जो है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। एक औरत जितना काम नॉर्मल डेज में करती है उससे बहुत कम काम वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब जब वो ये रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, तो उस टाइम पे वो ये कर पाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एक औरत को एज कम्पेयर टू अ मैन रिप्रोडक्टिव के पीरियड में या फिर उसके प्रेगनेंसी के पीरियड में शी नीड्स मोर स्पेशल केयर। तो इस बात को भी इस कन्वेंशन ने ध्यान दिया हुआ है। द प्रियम्बल सेट्स द टोन बाय स्टेटिंग दैट द रोल ऑफ वुमन इज इन प्रोक्रिएशन शुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये तो उसने कह दिया कि सिर्फ वो बच्चा करती है इसका मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो सही नहीं है, बट वो बच्चा कर रही है तो उसको वहाँ पे स्पेशल केयर की भी जरूरत है। द लिंक बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन्स रिप्रोडक्टिव रोल इज अ मैटर ऑफ रिकरेंट कंसर्न इन द कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल, इट एडवोकेट्स इन आर्टिकल 5 a proper understanding of maternity and a social function, demanding fully shared responsibility for child rearing by both sexes. Accordingly, provisions for maternity protection and child care are proclaimed as essential rights and are incorporated into all the areas of the convention, whether dealing with employment, family law, health code or education. Society's obligation extends to offering social services, participation in public life, special, ठीक है। फिर ये तो था रिप्रोडक्शन वाला। फिर सोशल, जो सोशल राइट्स हैं वो भी औरतों को जो है यहाँ पे दिया गया है, ओके। तो ये तो था कि जो जो ह्यूमन राइट्स उसको मिल रहे हैं। अब राइट्स अगर मिलते हैं तो ड्यूटीज़ भी मिलता है, अगर राइट्स कहीं पे है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। तो ये बात, ये जो कन्वेंशन है वो भी इस बात को मानता है। द थर्ड जनरल थ्रस्ट ऑफ द कन्वेंशन एम्स एट एनलार्जिंग आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एज इट गिव्स फॉर्मल रिकॉग्निशन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑन restricting women's enjoyment of their fundamental rights. These forces take shape in stereotypes, customs and norms which give rise to the multitude of legal, political and economic constraints on the advancement of women. Noting this interrelationship, the preamble of the convention stresses that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and the family is needed to achieve full equality of men and women. States parties are therefore obliged to work towards the modification of social and cultural patterns of individual conduct in order to eliminate prejudices and customary and other practices which are based on the idea of inferiority or superiority of either of the sexes on stereotyped roles for men and women. Article 10C mandates the revision of textbook, schools, programs and teaching methods with a view to eliminate stereotype concepts in the field of education. Finally, cultural patterns which define the public realm as a man's world and the domestic sphere as a woman's domain are strongly targeted in all of the convention's provisions that affirm all the equal responsibilities of both sexes in family life and the equal rights with regard to education and employment. Although altogether the convention provides a comprehensive framework for challenging the various forces that have created and sustained discrimination based upon sex or gender. मतलब बेसिकली ये जो लास्ट में अगर हमने जो देखा वो यही था कि ये जो वुमेन राइट्स हैं वो कस्टम्स और रिलीजन के बेसिस पे अगर उनका मतलब अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है तो वो वहाँ पे ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि ये जो बेसिकली वो जो पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे औरतों के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है इसको दोबारा से एक बार चेक करना चाहिए। और अगर इसमें ये लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ये चेंजेस आना चाहिए, ये चेंजेस आना चाहिए, तो वो चेंजेस ज़रूर से ज़रूर उसमें आना चाहिए। ये भी बात यहाँ पे बताया गया। तो ये था कि ये किस बारे में यहाँ पे बात करता है। अब अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन का, तो इसका मतलब ये जो सीडॉ है इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो है कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये मतलब बेसिकली इसी
एक्ट के तहत एक कमेटी को भी इस्टेब्लिश किया गया था। द कमिटीज मैंडेट and the committee's mandate and the administration of the treaty are defined in Article 17. The committee is composed of 23 experts nominated by the government and elected by states parties as individuals of high moral standing. तो खैर ठीक ही है। एटलीस्ट एवरी 4 years द स्टेट पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट अ नेशनल रिपोर्ट टू द कमिटी इंडिकेटिंग द मेजर्स दे हैव अडॉप्टेड टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन। ड्यूरिंग इट्स एनुअल सेशन द कमिटी मेंबर्स डिस्कस दिस रिपोर्ट्स विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब सिंपल यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि जैसे जो कमिटी वगैरह है वो कमिटी इन सभी लोगों मतलब इन सभी स्टेट्स से जो है वो जो भी यहाँ पे कमिटीज़ हैं दे कैन आस्क फॉर रिपोर्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में यहाँ पे मांगा जा सकता है। और अभी अगर इसकी मैं बात करूँ तो हिलेरी, क्या नाम है, हिलेरी, अब इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, हिलेरी छिबेदेमा इसका कोई नाम है, वो अभी इसको ये करती है। ठीक है, अब ये तो खैर ये था। अब अगर हम बेसिकली इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें टोटल मैंने जैसा कि कहा था कि यहाँ पे 6 हिस्से हैं। पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स स्टीरियोटाइप्स एंड सेक्स ट्रैफिकिंग, ये इसके तहत यहाँ पे बात करता है। फिर पब्लिक स्फीयर में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब पॉलिटिकल पार्ट 2 जो है वो पॉलिटिकल तरीकों मतलब पॉलिटिकल स्फीयर को गवर्न करता है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल की अगर बात हम करते हैं तो वो पार्ट 3 के अंदर में यहाँ पे आता है। फिर अगर हम पार्ट 4 के और वो जो रूरल वाला मैंने बोला था वो भी इसी के अंदर में आता है। पार्ट 4 जो है वो इक्वालिटी इन मैरिज एंड फैमिली के तहत आता है। पार्ट 5 जो है वो उस कमेटी के बारे में बात करता है जो कि इन सबको यहाँ पे गवर्न करेगा। एंड इफेक्ट्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन अदर ट्रीटीज़, मतलब ये जो कन्वेंशन है ये दूसरे ट्रीटीज़ के साथ ये कैसे काम करेगा ये इसमें बताया गया। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आने का भी चांसेस लगभग में ना के बराबर है। ठीक है, अब वेरियस प्रिंसिपल्स ही इसका आंसर इसी के साथ यहाँ पे सेम टू सेम है। बेसिकली इतना यहाँ पे पढ़ लेने के बाद इतना तो हमें जो नॉलेज है वो हो ही गया है। अब यहाँ पे क्या क्या छूटा एक बार देख लेते हैं। अगर हम एकदम स्टार्टिंग से बोले तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 हो गया। हाँ, बस अब ये इंटरनेशनल जो है यहाँ पे बेसिकली हमें ये एक दो केस लॉज यहाँ पे देखने हैं। याद रखना इंटरनेशनल केस लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, पूछने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट दैट मच नीडेड। रियल लाइफ में भी हमें उसकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो द मॉरिशियस वुमन केस ये था एंड ब्रोक्स वर्सेस द नेदरलैंड्स। इन मॉरिशियस अंटिल 1977 spouses of Mauritius citizens had the right of free access to Mauritius, were immune from deportation and were de facto residents of Mauritius. In 1977, new immigration laws were passed limiting these rights to the wives of Mauritian citizens only. Foreign husbands lost their resident status and had to apply for a residence permit which could be refused or removed any time by the Minister of the Interior. A group of 19 Mauritian women used the first optional protocol to the ICCPR to complain about the discriminatory law to the Human Rights Committee. They complained that the law discriminated against them on the ground of sex in their ability to enjoy civil and political rights, including the right to be free from arbitrary and unlawful interference with family. After considering the response of the Mauritian government, the Human Rights Committee adopted the view that the law made an adverse distinction on the grounds of sex. मतलब बेसिकली यहाँ पे था क्या कि 1977 के पहले मॉरिशियस नाम का एक देश है, उसमें जितने भी लोग होते थे उनका जो हस्बैंड और वाइफ है उनको मॉरिशियस में आना और मॉरिशियस से जाना इसका उनके पास पूरा यहाँ पे फ्रीडम था। मतलब अगर मैं एक मॉरिशियस के औरत से शादी कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं जब भी चाहूँ उस कंट्री में जा सकता हूँ और मैं जब भी चाहूँ उस कंट्री से बाहर आ सकता हूँ। इस पर कोई मेरे पास ये नहीं था। 1977 में ये लॉ यहाँ पे चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि एक मॉरिशियस आदमी का अगर एक नॉन मॉरिशियन हस्बैंड है तो इन दैट केस वो जो वाइफ है वो आ सकती है, बट अगर एक मॉरिशियस औरत का कोई नॉन मॉरिशियस हस्बैंड है तो उसको अगर देश के अंदर बाहर अगर आना है तो उसको सिटीजनशिप वहाँ की लेनी पड़ेगी। मतलब मॉरिशियस आदमी का वाइफ पुराने तरीके से यहाँ पे ये काम कर सकता है, बट मॉरिशियस वुमन का हस्बैंड उसे जो है वो अभी भी मतलब उसको जो है नए लॉ के तहत काम करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं
मॉरिशियस के किसी औरत के साथ यहाँ पे शादी करता हूँ, तो वो मॉरिशियस के औरत के साथ जिसके साथ मैंने शादी किया उसके साथ अगर मुझे वहाँ मिलने जाना है तो मुझे वीज़ा वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे वहाँ पे रहना है तो मुझे वहाँ की ये भी नागरिकता भी लेनी पड़ेगी। अब इसके तहत वहाँ की औरतें वहाँ पे ये हो गई, वहाँ पे गुस्सा हो गई कि मेरे पति परमेश्वर को तुम लोग कैसे नहीं आने देते हो हमारे देश में। तो इन लोगों ने ICCPR के तहत ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पे कहा है, बार बार कहा है कि इन लोगों ने वहाँ पे कंप्लेन कर दिया और उन लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि नहीं ये सही नहीं है, इस लॉ को हटाइए। बट बात यही है कि ये जो यहाँ पे हम कंट्री की बात कर रहे हैं ये मॉरिशियस था। अगर रशिया ऐसा कुछ करता तो इनका हिम्मत भी नहीं होता कि वो उसके खिलाफ कुछ बोल सके। अगर इंडिया कुछ करता तो इनकी हिम्मत नहीं होती वैसा कुछ वहाँ पे बोल सके। अगर USA कुछ करता तो इनकी हिम्मत नहीं होती। मॉरिशियस जैसा एक छोटा देश, उसको तो कुछ भी कह लो वो तो मान ही लेगा। ठीक है, फिर था ब्रोक्स वर्सेस द नेदरलैंड्स। इसका भी यहाँ पे एक केस है। इन द नेदरलैंड्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एक्ट मैरिड वुमन कुड नॉट क्लेम कंटिन्यूड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अनलेस दे प्रूव दे वर ब्रेड वाइनर्स, मीनिंग दैट दे अर्न ओवर अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर फैमिलीज टोटल इनकम और दैट दे वर परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। दिस कंडीशन डिड नॉट अप्लाई टू मैरिड मैन। मतलब था क्या यहाँ पे, मतलब देखो होता क्या है कि अगर मतलब कोई भी फैक्ट्री में तुम काम करो, तुम कहीं पे भी काम करो, तुमको पेड लीव, उनको जो है पेड लीव दिया जाता है। ठीक है, कि तुम इतने दिनों तक अगर नहीं भी काम करते हो फिर भी तुमको हम पैसा यहाँ पे देंगे। पैसा देंगे का मतलब ये कि कम पैसा देंगे, जितना पैसा मिलना चाहिए वो पैसा तुमको मिलेगा। फर्दर अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा अगर वो यहाँ पे बीमार हो जाता है तो अगर वो काम नहीं कर पाता तो उस सिचुएशन में भी उसको जो बेनिफिट वगैरह है वो दिया जाएगा। बट नेदरलैंड्स में क्या था कि नेदरलैंड्स में ये रूल था जो कि ये कहता था कि नेदरलैंड्स में अगर कोई आदमी है तो आदमी जो है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूड, मतलब मान के चलो मेरा जो है मतलब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये हो गया, मेरा जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गया, मैं 1 महीने तक बेड पे रह गया, तो 1 महीने तक जो पेड लीव है वो मुझे मिल सकता है। इसमें कोई यहाँ पे बात नहीं है। बट औरतों के लिए ये नहीं था। मतलब अगर किसी औरत का शादी हो गया है तो वो औरत कंटिन्यूड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं ले सकती है। वाई? बिकॉज कंटिन्यूड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सिर्फ मैरिड मर्दों के लिए था। मतलब जिन पुरुषों की शादी हो गई है सिर्फ वही लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि एक औरत क्या ही कर लेती है। औरत जो है वो मतलब कौन सा ऐसा औरत है जो कि अपना पैसा कमा करके अपने घर को चलाती है, तो उसको क्या ज़रूरत है। ये यहाँ पे मेन बात था। एक मर्द जो है वो तो अपने घर को चलाता है, तो मर्द को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। इसी वजह से अगर मर्द बहुत लंबे समय तक भी हमारे यहाँ पे काम नहीं करता है तो फिर भी हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के तहत यहाँ पे सब कुछ देंगे। बट औरत का यहाँ पे क्या है, तो औरत वहाँ पे गुस्सा आ गई। तो एक औरत थी वहाँ की मिसेस SMW ब्रोक्स, उसने ये ह्यूमन राइट्स कमेटी को जो है वो ICCPR के तहत यहाँ पे कंप्लेन कर दिया। और इसके तहत द कमिटी फाउंड दैट द लॉ डिफरेंशिएटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, प्लेसिंग मैरिड वुमेन एट डिसएडवांटेज कंपेयर विद मैरिड मैन एंड नोटेड दैट दिस डिफरेंशिएशन वाज नॉट रीजनेबल। इस कमेटी ने जो है इसके तहत यहाँ पे जो कार्रवाई है वो यहाँ पे की। तो ये यहाँ पे एक बात है। ठीक है, हाँ। Now the case of Brooks versus Netherlands is an example of Article 26 of the ICCPR giving protection from discrimination that is not related to a civil or political right. If a law discriminates, Article 26 applies whether or not the subject matter of the law is covered by the provisions of the ICCPR. मतलब बेसिकली ये जो था उसने ICCPR के तहत ही यहाँ पे किया था, बट ये मैटर ICCPR का है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मैटर है ये बेसिकली ये इकोनॉमिक राइट हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल राइट। फिर भी उसी के तहत इसको यहाँ पे दे दिया गया था, क्योंकि मेन मैटर यहाँ पे इकोनॉमिक राइट नहीं था। मेन मैटर था बेसिकली जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसी को जो है यहाँ पे ख़त्म करना था। ठीक है, तो ये नेदरलैंड्स का एक केस लॉ था। बट अगेन नेदरलैंड्स छोटा कंट्री है, उसके ऊपर में इन लोगों का जो है यहाँ पे काम हो गया। लास्ट में है क्या नाम है इसका, एवेलेनल वर्सेस पेरू। ये एक यहाँ पे ये हुआ था
Now, Article 168 of the Peruvian Civil Code provided that only men were allowed to represent matrimonial property before the courts. Miss Avellanel, who was married, owned 2 apartment buildings in Lima. The Supreme Court held that she was not entitled to sue her tenants for overdue rent because she was married, and under the civil code only husbands could represent matrimonial property. मतलब अगर कहीं पे भी कोई भी अगर केस वेस अगर होता है तो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का मतलब शादी के तहत जो प्रॉपर्टीज़ आती है वो सिर्फ अगर किसी पुरुष को मिलता है तो ही वो उसके बेसिस पे केस लड़ सकता है। अगर किसी औरत के पास में कोई ये आता है, मैट्रिमोनियल बिल्डिंग आता है या फिर मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी आती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में वो जो है वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को यहाँ पे कहा, क्योंकि जो कोर्ट होता है उसे बस यहाँ पे जो केस है उसको फॉलो करना पड़ता है, वो जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ता है। लॉ में क्या लिखा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सो मिसेज एविलल कंप्लेन टू द ह्यूमन राइट्स कमेटी। इन इट्स व्यूज द कमेटी फाउंड दैट द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 168 ऑफ द सिविल कोड रिजल्टेड इन मिस एविलनियल बीइंग डिनाइड इक्वालिटी बिफोर द कोर्ट्स एंड कंस्टिट्यूटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स। द कमेटी एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट Peru was under an obligation to effective measures to remedy the violations of ICCPR suffered by Miss Avellanel। मतलब वही बात बोला गया कि भाई आप जो यहाँ पे कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और अपने इसमें अमेंडमेंट लाइए। बट अगेन जो पेरू है इसको जानता ही कौन है, तो इसी वजह से इसके ऊपर में इन लोगों की यहाँ पे छज गई। फिर अगला भी जो है वो उसी के ऊपर में है, नेदरलैंड्स के ही ऊपर में है, बट इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। मतलब इसको दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा भी तुमसे यहाँ पे पूछने वाला है नहीं। ठीक है, इसको देख ही लेते हैं। Miss Yilmaz Dogan was a Turkish national residing in the Netherlands. From 1979, she worked in a textile company, and in July 1982, her employer requested the cantonal court to terminate her employment contract because she was pregnant. He justified his request on the following grounds। मतलब ये जो औरत थी वो थी तो टर्की की, बट शी वॉज वर्किंग इन द नेदरलैंड्स, एंड उसका जो एम्प्लॉयर था, मतलब उसका जो मालिक था, उसने उसका जो ये है जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको ये कह के यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया कि शी इज़, मतलब वो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई थी। तो व्हेन अ नेदरलैंड्स गर्ल मैरीज एंड हैज़ अ बेबी शी स्टॉप्स वर्किंग। आवर फॉरेन वुमेन वर्कर्स ऑन द अदर हैंड टेक द चाइल्ड टू नेबर्स और फैमिली एंड एट द स्लाइटेस्ट सेटबैक disappear on sick leave under the terms of the Sickness Act. They repeat that endlessly since we must all do our utmost to avoid going under. We cannot afford such goings on। मतलब अगर एक नेदरलैंड्स की जो ये होती है, मतलब नेदरलैंड की अगर लड़की होती है, उसका अगर एक बच्चा होता है तो वो काम करना ही छोड़ देती है। बट ये जो फॉरेन से जो औरत आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो बच्चा है उसको दे देते हैं। मतलब ये लोग बच्चा भी नहीं संभालते हैं। ये जो नाटक कर रही है कि यहाँ पे ये प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद इसका बच्चा हो जाएगा, तो ये बच्चों को भी यहाँ पे संभालने वाली है नहीं। ये अपने नेबर को जो है ये बच्चा दे देगी और फिर जाके जो है अपना लाइफ को एंजॉय करेगी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैं इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा हूँ। द कोर्ट अग्री टू टर्मिनेट। कोर्ट ने ये बात मान ला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट है उसमें ये बात लिखी हुई थी। तो फिर से इसने जो है वो वहाँ पे कंप्लेन कर दिया। अब जब यहाँ पे उसने कंप्लेन किया तो ये जो कमिटेड ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो जब इसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन हुआ तो वहाँ पे ये बात कहा गया कि नहीं, ये बात सही नहीं है। जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉन मतलब वो नॉन नेदरलैंड की एक औरत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। सो मिस यिल्माज़ डॉगन सबमिटेड अ कम्युनिकेशन टू द कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन alleging that the Netherlands had violated the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The committee decided that the Netherlands had not protected Miss Yilmaz Dogan's right to work under the convention and recommended that the Netherlands ascertain whether Miss Yilmaz Dogan was now gainfully employed and if not secure alternative employment for her and for, मतलब बेसिकली इसको नौकरी मिला है कि नहीं, ये बात यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शायद 5th चैप्टर। इसके बाद हम लोग आएंगे हमारे 6ठे चैप्टर के ऊपर में, जो कि है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ अ
चाइल्ड मतलब बच्चों के लिए जो ये बनाया गया था वो यहाँ पे क्या कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि औरतों के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो वो यहाँ पे बच्चों का होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जैसे हमने औरतों के लिए यहाँ पे अलग से लॉ बनाया था, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक लॉ बनाना पड़ गया। एंड वही जो लॉ है वो इसके अंदर में यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हम अपना अगला चैप्टर जो है वो अब स्टार्ट कर रहे हैं।